हेलो एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विथ नीरज में। आज हम सभी करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज हम लोग थ्योरी समझने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको थ्योरी समझ में आता है तो कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का छूटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम इसके थ्योरी पार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि इसके नाम को हम समझते हैं। बोला है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दो चर क्या है। तो चर मान हम लोग जानते हैं। चर मान क्या होता है? ए से जेड तक का जो भी नंबर होता है उसको चर मान बोलते हैं। एबीसीडी जो हमारे अल्फाबेट है ए से लेके जेड तक, वो चर मान होते हैं। चर को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है। तो इसमें से हमको बोला गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग दो चर को समझते हैं। तो दो चर का मतलब हमारे पास यहाँ पर ए से लेके जेड तक के चर मान है। ए से जेड तक के, इसमें से कोई दो ले लेना है। तो दो का मतलब हुआ है या तो हम एक्स ले लेते हैं मैक्सिमम, अधिकतम बार एक्स और वाई पुट होता है, या एम और एन होता है यूज। तो एक्स वाई ले लेते हैं, एम एन ले लेते हैं। मतलब हमारे ऊपर हम कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हैं, चर मान ले सकते हैं। तो दो चर समझ में आया। एबीसीडी का नंबर कोई दो। उसके बाद यहाँ है दो चर के बाद रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? ये किस चिड़िया का नाम है? तो रैखिक समीकरण लिखते हैं। रैखिक समीकरण, इसको हम समझते हैं। रैखिक का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग बहुपद में सीखे हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, तो जिसमें चर का अधिकतम घात एक हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका मतलब इसमें जो भी चर मान होगा, जैसे एम और एन है, एक्स और वाई है, पी क्यू है, ये जो भी चर मान होगा उसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, तभी वो रैखिक बहुपद होगा। उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे रैखिक समीकरण। दो चर हम लोग देख लिए, रैखिक समीकरण देखते हैं। रैखिक समीकरण कहने का मतलब जैसे यहाँ एक्स हो गया प्लस वाई हो गया, ये एक समीकरण हो गया। समीकरण का मतलब हम लोग बहुपद में देखे थे कि जब दाहिने साइड में बराबर इक्वल टू करके दिया जाता है, जैसे यहाँ एक्स प्लस वाई दे दिए 2, तो एक समीकरण बन गया। लेकिन रैखिक है कि नहीं है इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो चर का अधिकतम घात देखते हैं। किसका? चर का। तो यहाँ पर चर का घात एक है, चर का घात एक है। तो यहाँ एक घात वाला जो चर है उसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, क्योंकि घात एक है। अगर घात दो रहता तो फिर द्विघाती हो जाता। जैसे बहुपद में है, दो घात वाला बहुपद जो होगा द्विघाती हो जाएगा, तीन वाला त्रिघाती हो जाएगा, और एक वाला क्या होता है? रैखिक। तो उसी तरह से जो भी इसमें चर मान होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण में, उसमें चर का घात हमेशा एक होगा, कभी भी दो नहीं हो सकता है। अगर दो है तो वो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा हमको पढ़ना है और कौन नहीं पढ़ना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 3 4, तो ये क्वेश्चन हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कौन है? ये रैखिक समीकरण है? नहीं है, क्योंकि x का पावर क्या है? दो, द्विघात में चला जाएगा। ठीक है, अब इस समझ में आया समीकरण, रैखिक समीकरण। तो चैप्टर का हमारा जो नाम है वो क्लियर हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। अच्छा, ये समीकरण बनता कैसे, इसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कैसे आता है समीकरण। तो मान के चलते हैं हमारे क्लास में एक हमारी बच्ची है चुन्नी। ठीक है, एक बच्ची है चुन्नी और दूसरी बच्ची है मुन्नी। ठीक है, दो बच्चियों के एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे मतलब एक्स और वाई आता है, क्यों हम दो समीकरण लेते हैं एक्स वाई, क्योंकि क्यों नहीं हम यहाँ भी एक्स ले लेते हैं वहां भी एक्स लेते हैं। दो चर का उद्घाटन कैसे हुआ, कैसे आया, इसको देखते हैं। जैसे मान के चलते हैं हमारे क्लास में एक चुन्नी नाम की लड़की है, एक मुन्नी नाम की लड़की है। ठीक है, दोनों का मैथ का टेस्ट हुआ। ठीक है, हम बताते हैं कि दोनों का जो मैथ का टेस्ट हुआ ना, मैथ के टेस्ट में दोनों ने मिलकर 30 अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया? 30 अंक। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि चुन्नी ने कितना प्राप्त किया, मुन्नी ने कितना प्राप्त किया। अच्छा, दूसरा नंबर बात बोला गया है कि जो चुन्नी ने अंक प्राप्त किया मुन्नी से 10 अंक ज्यादा प्राप्त किया। तो अगर मान के चले हम चुन्नी और मुन्नी दोनों 30 अंक प्राप्त किया, तो अगर कुछ नहीं मालूम होता है तो हम लोग चर मान मानते हैं एक्स वाई। अगर मान के चलते हैं कि हम लोग यहाँ पर चुन्नी के लिए x मान लेते हैं कि चुन्नी x अंक प्राप्त की, तो मुन्नी के लिए भी x अंक तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि दूसरा नंबर कंडीशन बोला गया है। ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में ई बोला जा रहा है कि जो चुन्नी है मुन्नी से 10 अंक ज्यादा प्राप्त की। अगर ज्यादा मुन्नी से प्राप्त की है तो दोनों तो बराबर अंक प्राप्त करेगा नहीं। अब बराबर प्राप्त नहीं करेगा तो बराबर, अगर यहाँ भी हम x लिख देते हैं तो x तो दोनों बराबर हो गया।
तो बराबर अंक तो ये मुन्नी और चुन्नी प्राप्त किया है नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेते हैं और यहीं पर आता है केस दो चर का, कि दो चर आ गए। यहाँ पर एक चर से हमको काम चल जा रहा था, लेकिन तब चलता जब एक का मान दिया रहता दूसरे का। जैसे चुन्नी का मालूम नहीं है लेकिन मुन्नी का मालूम है कि 10 अंक प्राप्त की, तो चुन्नी का निकाले तो हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन दोनों का नहीं मालूम है। और एक कंडीशन ही बोला गया है दूसरा नंबर में कि जो चुन्नी है वो 10 अंक ज्यादा प्राप्त की है किससे, मुन्नी से। तो अगर तब यहीं पर हमको समझ में आता है कि दोनों यक्ष नहीं हो सकता है, एक यक्ष होगा एक वाई होगा, एक पी होगा एक चरमान क्यू होगा। तब यहाँ एक यक्ष है तो दूसरा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब अगर हम देखते हैं दूसरा समीकरण बना के कि चुन्नी 10 अंक ज्यादा प्राप्त की, तो चुन्नी अभी x मान के चलते हैं कि x अंक प्राप्त की है चुन्नी, ठीक है। अब मुन्नी जो है y अंक प्राप्त की है, ठीक है। मुन्नी को भी y अंक ले लेते हैं, मुन्नी का y अंक। अच्छा, इन दोनों को अगर हमको बराबर करना है, ये 10 अंक चुन्नी ज्यादा प्राप्त की है और मुन्नी से, किससे, मुन्नी से, तो जो ज्यादा प्राप्त किया उसके उल्टा वाला में उतना ही जोड़ देते हैं जितना ज्यादा प्राप्त किया। कैसे समझते हैं, मुन्नी से ज्यादा चुन्नी प्राप्त की है तो मुन्नी कम प्राप्त की होगी, चुन्नी ज्यादा। एक एग्जाम्पल नंबर में लेके चलते हैं क्योंकि नंबर हमको बहुत अच्छा से समझ में आता है। हम इसको मान के चलते हैं कि ये 10 अंक प्राप्त किया होगा, तो चुन्नी कितना प्राप्त की होगी, 20 अंक, क्योंकि चुन्नी 10 अंक ज्यादा प्राप्त कर रही है मुन्नी से। तो मुन्नी अगर 10 प्राप्त की है तो चुन्नी 20 प्राप्त की होगी क्योंकि 10 ज्यादा प्राप्त की है, ठीक है। तो हम इन दोनों को अगर बराबर करना चाहते हैं, जैसे मान के चलते हैं यहाँ हमारे पास बराबर का चिन्ह नहीं समझ में आ रहा है, तो मुन्नी का वाई है वाई लिख दिए, चुन्नी यक्ष अंक प्राप्त किए यक्ष अंक लिख दिए। अब हम इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो 10-20 के बराबर कब होगा, चाहे इसमें से 10 घटा दें और नहीं तो इसमें 10 जोड़ दें। लेकिन कोई एक के काम करेंगे, दोनों में नहीं जोड़ेंगे, ना इसमें ना कि इसमें भी घटा दिए इसमें जोड़ दिए, दोनों में नहीं जोड़ना घटाना है, केवल एक में जोड़ घटाव करना है। अगर इसमें घटा दिए तो उसमें जोड़ेंगे नहीं, उसमें जोड़ दिए तो इसमें घटाएंगे नहीं, ठीक है। एक काम हम करते हैं कि जो कम है, यहाँ 10 था यहाँ 20 अंक है, तो हम क्या करते हैं इसमें 10 अंक जोड़ देते हैं, 10 और 10 20 हो जाएगा और ये 20 बराबर हो जाएगा। इसी तरह से समीकरण को बराबर किया जाता है कि जिसमें बोलता है दुगुना है तिगुना है, जो ज्यादा है उसके विपरीत वाला में उतना गुना उतना ज्यादा कर देते हैं। जैसे चुन्नी 10 ज्यादा प्राप्त की है मुन्नी से, तो मुन्नी का वाई है, चुन्नी ज्यादा की है तो चुन्नी से उल्टा वाला में मुन्नी वाला में 10 अंक जोड़ देंगे। इसी तरह से समीकरण बनता है। अगर इसको हम समीकरण बनाना चाहें तो ये हो जाएगा x, ये y प्लस के इधर आके माइनस का बराबर 10। यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण हो गया। अब हम चाहें तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अभी हमको यहाँ पर यह समझ में आया कि दो चर का उपयोग हुआ कैसे। दो चर का उपयोग इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का मान नहीं मालूम था और ये भी नहीं बताया गया है कि दोनों बराबर अंक लाया। अगर बराबर लाया रहता तो इसको भी x मान लेते, इसको भी y मान लेते। कंडीशन यही है कि जो चुन्नी है वो 10 अंक ज्यादा लाई है मुन्नी से, तो जब कम ज्यादा नंबर है तो हम तो दूसरा वेरिएबल मानेंगे तभी तो होगा अंतर। अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व कैसे होता है। x प्लस वाई बराबर, पहला इसको समीकरण मानते हैं एक, इसको 2 नंबर, ठीक है। एक हमारे पास समीकरण है x प्लस वाई 30, x माइनस वाई बराबर 10। हम क्या करते हैं, इसको आगे समझेंगे कैसे बनाया जाता है विधि को। तो इस दोनों को जोड़ देते हैं तो 2x और ये 40, यानी x का मान 20 आ गया। और x का मान 20 अगर हम इसमें रखें किसी में भी, x का मान यहाँ 20 रखते हैं तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के, तो y बराबर कितना 10। x का मान 20 आया है और y का मान 10। इसका मतलब है कि मुन्नी जो है ना 10 अंक प्राप्त की है और चुन्नी कितना अंक प्राप्त की है 20 अंक। अब दोनों कंडीशन को बैठाते हैं तो बोला गया था पहला नंबर में कि दोनों का योग 30 है, तो 20 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30। और दूसरा नंबर कंडीशन था कि चुन्नी जो है मुन्नी से 10 ज्यादा प्राप्त की है, तो 10 ज्यादा भी दिख रहा है क्योंकि इसके पास 10 का व्यापक रूप है, व्यापक रूप, स्टैंडर्ड रूप भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। व्यापक रूप हम लोग देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कैसे होता है। तो व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप है। व्यापक रूप कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर a b और c जो होता है, जहां a b और क्या c वास्तविक संख्या होता है। कौन सा संख्या होता है, वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या होता है। और अगर हम बात करें तो a और b,
ए और बी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये हमारे पास व्यापक रूप है। देखा जाए तो यहाँ पर खूब अच्छे से देखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ ए बी सी जो होता है वास्तविक संख्या होता है। ए और बी जीरो नहीं हो सकता है। अगर हम जीरो कर देते हैं तो ये दो चर का नहीं हो जाएगा, फिर एक चर का, जैसे एक्स को जीरो कर दिए तो ए जीरो हो जाएगा, वाई को जीरो कर दिए तो बी जीरो हो जाएगा। हमारे पास दो चर नहीं रह पाएगा, एक चर होगा। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना है। तो दो चर कब होगा, जब ए और बी को जीरो नहीं करेंगे। जैसे बहुपद में ए बराबर नहीं जीरो होना चाहिए, ठीक है, अगर बहुपद ध्यान में हो तो उसी तरह से यहाँ पर इसको याद रखना है कि ए और बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये द्विघातीय दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर जो x है, x का अगर गुणांक का बात करें, x के गुणांक, x का गुणांक कौन है, x के साथ किसका गुणा हो रहा है, a का। b को हम बोल सकते हैं कि y का गुणांक है, b क्या है, y का गुणांक, ठीक है। b जो है y का गुणांक है। c को यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, जो c है वो अचर पद है। कौन पद है, अचर पद। अचर पद कौन है, c। यहाँ a हो गया x का गुणांक, b हो गया y का, c हो गया अचर पद हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान में रखना है कि जो भी रैखिक समीकरण होगा, दो रैखिक समीकरण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर युग्म बोला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जब भी जोड़ा में रहेगा रैखिक समीकरण तभी इसका हल निकल सकता है, नहीं तो इसका हल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं एक समीकरण दिया है तो ऐसा ही समझ लेना उसी तरह का सेम दूसरा भी समीकरण है, लेकिन मैक्सिमम टाइम दो पेयर में देगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण दो पेयर में रहेगा तभी उसका हल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास दो पेयर में देगा, तो दो पेयर में कैसे देगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो। दूसरा हमारा समीकरण देगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। यहाँ पर दो हमको समीकरण देना एकदम मैंडेटरी है, एकदम आवश्यक है। दो समीकरण नहीं रहेगा तो दो चर का x और y का मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। याद रखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो समीकरण आवश्यक है। यहाँ पर a1 b1 क्यों लिखे हैं, a2 b2, क्योंकि यहाँ पर दोनों हो सकता है। समीकरण जो होगा यहाँ का मान अलग अलग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में एक समीकरण लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर जीरो, 3x प्लस 7y प्लस 6 बराबर जीरो। यहाँ सबका मान बराबर भी हो सकता है, लेकिन चिन्ह अलग अलग होगा। इसीलिए a1 a2 अंतर करने के लिए कि कौन सा समीकरण पहला है और कौन सा समीकरण दूसरा है, इसका अंतर करने के लिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 दिया जाता है। यहाँ पर पूछा जाए पहला समीकरण में, तो x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है और c1 अचर पद है। ये सब काम देगा हमको ब्रज गुणन विधि से, क्योंकि इसको बनाने के लिए दो विधि है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आया। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है, यहाँ एक चर x है, एक चर y है, दो समीकरण होना चाहिए तभी हल होगा। इसका जो ग्राफ होता है वो सीधी लाइन में होता है, सीधा रेखा होता है। सीधा रेखा कौन सा होता है, सीधा रेखा, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, सीधी रेखा, ठीक है। इसको लिख देते हैं सीधी रेखा। जो भी इस समीकरण का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो सीधा रेखा होगा। अब सीधा रेखा का भी कंडीशन होता है। अगर मान लेते हैं एक समीकरण है तो इसका एक सरल रेखा होगा एकदम सीधा, दूसरा समीकरण है तो दूसरा एक सरल रेखा होगा सीधा। अब सरल रेखा पर हम दो तीन कंडीशन सोच सकते हैं, कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है इसको ध्यान में रखते हैं। तो दो तीन कंडीशन हो सकता है, चलिए देखते हैं उसको। ग्राफ के तीन कंडीशन कौन कौन हो सकते हैं, तो तीन कंडीशन में अगर दो हमारे पास समीकरण है, कितना समीकरण है, दो, तो दोनों का एक एक ग्राफ होगा। इसका एक ग्राफ होगा, दूसरे का एक ग्राफ होगा। अगर कोई भी इक्वेशन दिया उसका एक ग्राफ जरूर होगा, और ग्राफ ये विधि से, तो एक ग्राफ होगा तो वो सीधी रेखा में होगा। कौन सा रेखा, सीधा सरल रेखा होगा। अच्छा, हमारे पास दो गो सरल रेखा है, तो कंडीशन क्या क्या हो सकता है। मान लेते हैं एक सरल रेखा इधर से जा रहा है और एक सीधी सरल रेखा इधर से जा रही है, तो एक जगह पर कट कर सकता है, ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा नंबर, ये तो दोनों एक दूसरे से दूर हो, ये कंडीशन हो सकता है कि एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। और तीसरा नंबर हमारा कंडीशन क्या हो सकता है, इसके अलावा और कुछ सोच के बता सकते हैं कमेंट में पिन करके। एक समीकरण, एक जो रेखा है समीकरण का वो इस लाइन में
और एक समीकरण का रेखा इसी के ऊपर है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर है। जैसे एक समीकरण है, समीकरण का रेखा और दूसरा समीकरण का रेखा ऐसे है, एक दूसरे के ऊपर है, उसको बोलते हैं हम लोग ओवरलैप कर रहा है, यानी कोइंसिडेंट बोलते हैं। हिंदी में बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलते हैं? संपाती रेखा। अच्छा, ये एक दूसरे से दूरी है, एक दूसरे से दूरी पर है, इतना दूरी पर है कि दोनों जगह हर एक बिंदु पर दूरी बराबर है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं इन दोनों बिंदु के बीच का दूरी, तो मान के चलते हैं अगर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगा और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगा। अगर प्रत्येक जगह पर दूरी बराबर है तब इसको हम लोग बोलते हैं समानांतर रेखा। समांतर रेखा, ठीक है। कौन रेखा है? समांतर रेखा। ये उसी तरह का है, 2 गज के दूरी मास्क है जरूरी। ये हमेशा एक दूसरे से दूर रहता है, ये एक दूसरे के ऊपर, ये एक दूसरे से दूर। और पहला जो कंडीशन है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जैसे एक रेखा दूसरे रेखा को क्या कर रहा है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। इसको हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे 3.2 जब चैप्टर करेंगे तो 3.1 में थोड़ा सा ग्राफ को समझना है, लाइनिंग को, और ग्राफ विधि से हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, ये तीनों कंडीशन याद रखेंगे कि जब एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा तो प्रतिच्छेदी, और जब एक दूसरे से दूरी पर होगा तो समानांतर, और जब एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा तो क्या बोलते हैं? संपाती रेखा, ठीक है। समझ में आ रहा? अभी हम लोग देखते हैं कि ग्राफीय विधि, इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए कितने विधि हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास मुख्यतः 2 विधि उपलब्ध है। पहला है हमारे पास ग्राफीय विधि। कौन सा है? ग्राफीय विधि। हम लोग इसमें क्या करते हैं? ग्राफ से के द्वारा क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि में अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं कि ग्राफ जो है एक दूसरे को एक बिंदु पर कट कर सकता है, एक दूसरे से दूरी पर रह सकता है, 2 गज की दूरी वाला जो है, और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकता है, जिसको कोइंसिडेंट रे बोलते हैं। तो ये ग्राफीय विधि है। ग्राफीय विधि का वही 3 कंडीशन होता है, जो पहला, दूसरा और तीसरा। एक तो ऐसे क्रॉस करे, ठीक है, और दूसरा नंबर एक दूसरे के पैरेलल हो, और तीसरा नंबर इसी पर दोनों बिंदु हो, ठीक, दोनों रेखा इसी पर हो। और दूसरा हमारे पास विधि है बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि से हम लोग करेंगे क्वेश्चन। बिहार बोर्ड में इससे भी 5 नंबर का प्रत्येक साल पूछा जाता है, जो ग्राफीय विधि है। खूब अच्छे से पढ़ना है ग्राफीय विधि को। बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि के अंतर्गत हमारे पास 2-3 विधि है। तीनों विधि को हम लोग करेंगे अच्छे से। 3 विधि है। पहला है, हम लोग देखते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, थोड़ा थोड़ा बात करते रहेंगे तीनों के बारे में, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है एक का मान निकाल के दूसरे वाले में रख देना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापित। इसका मान निकाले, उसके में रख दिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x + y = 10 है, तो यहाँ हम x का मान 2 समीकरण है, x - y = 7। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x का मान निकालेंगे y के फॉर्म में, यहाँ का x का मान यहाँ रख देंगे, y के फॉर्म में पूरा बन जाएगा, y के रूप में समीकरण। इस तरह से हम लोग यहाँ पर करते हैं प्रतिस्थापन में। एक का मान निकाल के दूसरे में रख देते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापित करना। मतलब यहाँ से x को हटा देना y के फॉर्म में, या y को हटा देना x के फॉर्म में। दूसरा हमारे पास है विधि विलोपन विधि। कौन सा है? विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है? विलोपन विधि में हम लोग उल्टा करके क्रॉस करते हैं, उल्टा क्रॉस करते हैं। जैसे यहाँ प्लस माइनस है, तो अगर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो कट जाएगा। अगर प्लस प्लस रहता है तो घटा देते हैं। मतलब उल्टा करके उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट के द्वारा बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों को जोड़ देते हैं, y वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब आता है तीसरा नंबर हमारे पास समीकरण। इस सबको डिटेल में हम लोग देखेंगे, घबराने की बात नहीं है। तीसरा है ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि, ठीक है, ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि में हमारे पास फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2 करके, उससे हम लोग फॉर्मूला के द्वारा ब्रज गुणन विधि को देखते हैं। तो हमारे पास द्विघातीय 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए 2 विधि है मुख्यतः। कौन कौन विधि है? तो ग्राफीय विधि और बीज गणितीय विधि। सबसे पहले हम लोग ग्राफीय विधि को पढ़ेंगे। ग्राफीय विधि में हमने 3 भाग बताया है। ग्राफ या तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकता है, अगर 2 समीकरण है तो उसका 2 ग्राफ अवश्य है, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन होंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी रेखा होता है, ठीक है।
और पहला नंबर कंडीशन ये है कि एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, दूसरा ये हो सकता है कि एक दूसरे से अलग रहे, और तीसरा एक दूसरे के ऊपर। आप सोच सकते हैं कि इसमें से छोड़ के, जैसे 2-3 यहाँ पर जो ग्राफ दिए गए हैं, इससे छोड़ के कोई दूसरा ग्राफ हो सकता है, हो अगर तो कमेंट में पिन कर दीजिएगा, ठीक है अपना। और यही 3 विधि है, ठीक है। दूसरा नंबर में देखते हैं तो बीज गणित में हमारे पास 3 विधि है। ये मैथ का प्योर विधि, यहाँ पर तो ग्राफ बनाना है, यहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज करना है। ग्राफीय विधि में, बीजगणितीय विधि में प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, ब्रजगुणन विधि है। प्रतिस्थापन में मान इधर से उधर रखना है, एक का निकाल के दूसरे में, दूसरे का निकाल के पहले वाला में, ऐसे करना है। विलोपन में उल्टा कर देना है, और ब्रजगुणन में फॉर्मूला से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले कक्षा के लिए, तो धन्यवाद।